नमस्कार, मैं डॉक्टर सुलक्ष्मी तोष्णीवाल फ्रॉम एसडी गवर्नमेंट कॉलेज ब्यावर। आज हम एंटरप्रेन्योरशिप एंड लीडर इनके बारे में अध्ययन करेंगे कि एक उद्यमी का और नेतृत्व का आपस में क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि नेतृत्व क्या होता है। तो नेतृत्व का अर्थ अपन देखें तो कि लीडरशिप है कि दूसरे व्यक्तियों को प्रभावित करने की एक प्रक्रिया है जिसमें नेता दूसरे लोगों से स्वेच्छा से उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है और वो प्रेरणा अपने इच्छित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए करना, यानी जो कंपनी के लक्ष्य हैं उनको प्राप्त करने के लिए उसके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन सबको वो प्रेरित करता है और उनसे वो कार्य कराता है। तो एक किसी भी व्यावसायिक संस्थान में जो फॉलोअर्स होते हैं वो उसके सबॉर्डिनेट्स होते हैं, तो वो उनको प्रेरित करता है अपने व्यवहार के द्वारा, अपने वर्किंग स्टाइल के द्वारा, अपनी नीतियों के द्वारा। तो इन सब के द्वारा वो प्रभावित करके उनको कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। अब अपन देखेंगे कि एक उद्यमी के हिसाब से नेतृत्व की प्रकृति किस तरह की है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सामान्य उद्देश्य अथवा लक्ष्य के लिए नेतृत्व कार्य करता है। तो नेतृत्व का अपन देखेंगे कि नेतृत्व किया क्यों जाता है। नेतृत्व करने के पीछे एक लक्ष्य होता है, तो उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए वो कार्य करता है। तो लक्ष्य हो सकता है किसी उद्देश्य को प्राप्त करना। तो लक्ष्य जब कोई भी व्यावसायिक संस्थान में उसने जो प्लानिंग करी है उस प्लानिंग को कार्य रूप में परिणित करना ही उसका लक्ष्य है। तो जो नेता होता है यानी कि जो उद्यमी है उसमें ये नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए कि वो अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर सकें। अब हम कह सकते हैं कि जो लीडरशिप है वो एज ए प्रोसेस भी है। अब प्रोसेस देखें कि जो नेतृत्व करने का कार्य है वो जब से कोई व्यावसायिक संस्थान स्थापित किया जाता है तब से लेकर के जब तक वो अनवरत चलता है तब तक नेतृत्व किया जाता है। अब इसमें है कि क्या नेतृत्व जब प्रारंभिक अवस्था में भी वैसा ही होगा या उसकी मैच्योरिटी के समय उसमें थोड़ा फर्क आएगा। निश्चित है कि जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है, जैसे व्यवसाय की परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से वो नेतृत्व निरंतर परिवर्तित होता चला जाएगा। मतलब नेतृत्व वो ही रहेगा व्यक्ति, परंतु उसके नेतृत्व करने की जो स्टाइल है उसमें परिवर्तन होता चला जाएगा और वो इस तरह से अपने अनुयायियों को प्रेरित करेगा। अब इसमें सबसे पहला है कि उसके फॉलोअर्स होने चाहिए। यदि फॉलोअर्स नहीं हैं तो नेतृत्व करना संभव नहीं है। दूसरा कि जो फॉलोअर्स हैं उनके साथ में उसके पर्सनल रिलेशंस होने चाहिए। अब आपको लगेगा कि एक तरफ तो जहाँ ऑर्गेनाइजेशन है उसमें फॉर्मल रिलेशंस होते हैं और दूसरी तरफ अपन बात कर रहे हैं कि उनके बीच में पर्सनल रिलेशंस होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि पर्सनल रिलेशन से मतलब हो गया कि नेता अपने अनुयायियों के साथ में इस तरह से कार्य करे कि हर व्यक्ति को लगे कि वो नेता उसके साथ में मानवीय अप्रोच रख रहा है और उनके साथ में व्यक्तिगत संबंधों को रख रहा है, ताकि वो सहज रूप से जो नेता बात कहता है उस बात को वो मानने के लिए तैयार हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उनके बीच में व्यक्तिगत संबंधों का होना आवश्यक है, वो फॉर्मल स्टेज में भी और साथ में इनफॉर्मल, जहाँ संगठन के रूप में वो कार्य कर रहा है तो वो फॉर्मल कहलाएगा। तो फॉर्मल में भी कि क्योंकि दोनों एक ही उद्देश्य को लेकर के कार्य कर रहे हैं, दोनों के हित एक ही है कि यदि संस्था उन्नति करेगी तो उनकी भी उन्नति होगी, यदि संस्था असफल होती है तो उनकी भी सर्विस जोखिम में हो सकती है। तो इसलिए दोनों एक ही उद्देश्यों के लिए कार्य कर रहे हैं, इसलिए उनके व्यक्तिगत संबंध भी होने चाहिए और वो इसके साथ में जो सामुदायिक उद्देश्य हैं उसकी भी रक्षा करता है और उस दिशा में अपने फॉलोअर्स को प्रेरित करता है। इसी तरह से परिस्थितियों का प्रभाव पड़ता है। अब जैसे कि नेता ने जिस परिस्थिति में कार्य करना प्रारंभ किया है जरूरी नहीं है कि वो ही परिस्थिति हमेशा चलती रहे। तो नेतृत्व की जो विभिन्न शैलियां हैं, चाहे वो प्रजातांत्रिक हो, चाहे वो ऑटोक्रेटिक हो, कोई भी शैली हो या फ्रीलांस हो, परंतु कुल मिलाकर के अपन कह सकते हैं कि जैसी परिस्थितियां हैं उसके हिसाब से उसको नेतृत्व की शैली को अडॉप्ट करना पड़ेगा।
अब है कि जो समूह का एकीकरण करना। आप देखिए कि जो फॉलोवर्स हैं, तो फॉलोवर्स भीड़ के रूप में नहीं होते। जहाँ संगठन है वो एक संगठन है, एक समूह है, तो उस समूह का डायरेक्शन देना, उनको इंटीग्रेट करना कि वो एक ही लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कार्य करें। अब इसमें है कि जो नेता है उसमें बहुत सारे गुणों का कॉम्बिनेशन होना आवश्यक है। अब जैसे उसमें सबसे पहले तो रिस्क बियरिंग गुण होना ज़रूरी है कि उसमें साहस होना चाहिए, उसमें कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, उसमें सामाजिक चेतना होनी चाहिए, उसकी मानसिक क्षमता होनी चाहिए और उसको अभिप्रेरण करने की एबिलिटी होनी चाहिए कि वो स्वयं में भी उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस हो और वो दूसरे में भी कॉन्फिडेंस पैदा कर सके। तो इस प्रकार के गुण होने से जो उसके अनुयायी है वो ऑटोमेटिकली उसकी ओर आकर्षित होते हैं। अब इसमें है कि उसमें स्थितिगत कौशल एवं कला होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रबंध गत्यात्मक है, तो प्रबंध गत्यात्मक या डायनामिक होने के कारण से जैसा एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है या व्यक्तियों की अभिरुचियों के हिसाब से, ग्राहकों की अभिरुचियों के हिसाब से व्यावसायिक वातावरण चेंज होता रहता है, तो उस चेंज के हिसाब से उसे कार्य करना होता है। तो उसका जो व्यवहार है, उसकी जो लीडरशिप स्टाइल है वो समय काल व परिस्थितियों के हिसाब से बदलती रहती है और उसका एक आदर्श आचरण होना चाहिए, क्योंकि जो भी अनुयायी होते हैं वो अपने नेता को आदर्श के रूप में मानते हैं और वो उसकी तरफ से वो देखते हैं कि वो नेता क्या है, क्या करता है, वो किस प्रकार का व्यवहार करता है और किस तरह से उसकी कार्य करने की स्टाइल है। तो ये सब बातें हर जो फॉलोवर है वो उसकी इस बात पर ध्यान देता है। तो जब वो ध्यान देता है तो उसको बहुत ही सतर्क होकर के अपना प्रत्येक एक्टिविटी, प्रत्येक गतिविधि, व्यवहार उसे करना चाहिए, क्योंकि उसके प्रत्येक गतिविधि का प्रभाव उसके अनुयायियों पर, उसके संगठन पर पड़ेगा। इसी तरह से उसमें म्यूचुअल रिलेशंस होने चाहिए। जैसे नेता के सारे लक्षण होने चाहिए और उसमें आवश्यकता यानी व्यक्तिगत गुण, संगठन लक्षण और बाह्य स्वरूप के संबंध में सारी उसको नॉलेज होनी चाहिए कि उसे किस तरह का अपना संगठन तैयार करना है और उसे किस तरह से लीड करना है, किस तरह से उनको गाइडलाइन देनी है और साथ में कि उसके आपसी हितों की एकता होती है, क्योंकि नेतृत्व पारस्परिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। तो उनको स्वैच्छिक प्रयत्न करने होते हैं कि वो उस लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। अब हम कह सकते हैं कि क्या नेतृत्व और प्रबंध एक ही है या दोनों में कोई अंतर है? तो सीधा से हम कह सकते हैं कि नेतृत्व और प्रबंध अलग अलग है। हालांकि जो प्रबंध है वो ही नेतृत्व करता है, परंतु ये एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रबंधक का पद समूह में औपचारिक रूप से संगठन में होता है, परंतु नेतृत्व का उदय सामूहिक रूप से जब उसके फॉलोअर्स के द्वारा उस व्यक्ति को नेता के रूप में स्वीकार किया जाता है तो वो नेता कहलाता है। अब इसमें नेतृत्व में कोई कार्य क्यों करना है, कैसे करना है, कब करना है, ये सब जानने की प्रवृत्ति पाई जाती है, जबकि जो प्रबंध होता है वो मुख्यतः समस्याओं के समाधान के लिए कार्य करता है। अब नेतृत्व का आधार बिंदु मुख्य रूप से अथॉरिटी माना जाता है और जबकि जो प्रबंधक होता है उसका आधार बिंदु अधिकार माना जाता है, क्योंकि उसको जो अधिकार मिलते हैं उसके पद की औपचारिक स्थिति के कारण से प्राप्त होते हैं। अब नेतृत्व मैंने जैसे कि आपको पहले बताया था कि नेतृत्व एक प्रोसेस है, तो नेतृत्व अधिक डायनामिक होता है, फ्लेक्सिबल होता है और ओपन प्रोसेस के रूप में कार्य करता है, जबकि नेतृत्व की तुलना में जो प्रबंध है वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड होता है और वो एक सिस्टमेटिक तरीके से कार्य करता है और वो पूर्णतः फॉर्मल नेचर का होता है, जबकि जो नेता है वो फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी कार्य करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि नेता एक विभिन्न प्रकार के जो स्किल्स हैं उन सारे स्किल्स का एक ग्रुप है कि उनके द्वारा वो किसी भी कार्य को ज़्यादा अच्छी तरह से कर सकता है। अब हम देखेंगे कि क्या उद्यमिता में नेता का कोई महत्व है क्या। तो अपन अच्छी तरह से जानते हैं
कि जो उद्यमीय कार्य है वो नेता के द्वारा ही किया जाता है। तो जब तक कोई उद्यमी में नेतृत्व क्षमता नहीं होती है तब तक वो उद्यमीय कार्य नहीं कर सकता है। जैसे संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति करनी है तो संगठन के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए उसमें नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है। इसी तरह व्यावसायिक उपक्रम की सफलता उसकी नेतृत्व क्षमता पर निर्भर करता है कि अच्छे नेतृत्व से उद्यमी द्वारा जो निर्धारित नीतियां हैं और जो पॉलिसीज़ हैं उसको क्रियान्वयन आसानी से करवाया जा सकता है और उसको वो नियंत्रण भी आसानी से कर सकता है और वह उसका मार्गदर्शन भी कर सकता है और जो फॉलोवर्स हैं उसकी बात को ज़्यादा अच्छी तरह से मानने के लिए तैयार होंगे और वे प्रबंधकीय कार्यों का निष्पादन भी आराम से करते हैं। यानी प्लानिंग से लेकर के कंट्रोलिंग तक का जो कार्य है वो प्रबंधक नेतृत्व और जो उद्यमी हैं वो आसानी से कर सकता है। अब कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि नेतृत्व एक प्रकार से वो अदृश्य शक्ति है जो दूसरे लोगों को किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करती है। अब चाहे कितना भी अच्छा संगठन हो, वो जब तक उसमें नेतृत्व प्रभावी नहीं होगा तब तक वो संगठन प्रभावी रूप से कार्य नहीं कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रबंधकीय कार्यों की पूर्ण सफलता के लिए नेतृत्व क्षमता का होना या उद्यमी में नेतृत्व का होना आवश्यक है। अब कि संगठनात्मक व्यवहार का एक महत्वपूर्ण सुधारक है। अब जो भी संगठनात्मक व्यवहार है, जैसे उसमें प्रबंधकीय योग्यता है, उसमें मानवीय संबंधों का ज्ञान है, तो ये सारी चीज़ें वो उसका एक जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसको वो एक दिशा प्रदान करता है कि उसका ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कैसा होगा और वो उसको ऑर्गेनाइजेशन को किस तरह से कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा। और जब नेतृत्व प्रभावी होगा तो उसकी प्रबंधकीय प्रभावशीलता भी ज़्यादा अच्छी होगी और वो संगठन की जो सामूहिक क्रियाएं हैं उन सामूहिक क्रियाओं का निष्पादन ज़्यादा अच्छी तरह से करवा सकता है। अब हम देखते हैं कि व्यक्तित्व के विकास में नेतृत्व का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। अब जो नेता होता है वो अपने अनुयायियों के व्यक्तित्व विकास के लिए भी कार्य करता है, उनको पूर्ण मौका देता है कि वो अपने कार्यों को अच्छी तरह से करें और उनको भी मौका मिले कि वो अपनी इस नेतृत्व क्षमता को विकसित कर सकता है। और वो उद्यमिता को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में परिवर्तित कर देता है, क्योंकि उद्यमी समाज से संसाधन प्राप्त करता है और उन रिसोर्सेज को ऊपर प्रोसेस करके उसे पुनः समाज को ही प्रदान कर देता है। तो इस उद्यमी औपचारिक रूप से ऐसे संबंधों के ऊपर कार्य करता है और उन्हें नियमित रूप से अपने अनुयायियों को लक्ष्यों को याद दिलाता रहता है और उन लक्ष्यों के आधार पर कर्मचारी नियमित रूप से उससे मार्गदर्शन लेते हुए कार्य करते हैं और एक दूसरे के साथ में पूर्ण समन्वय के साथ में वो कार्य करते हैं। और जो ऐसा नेता होता है उससे सदस्यों को और अधिक अच्छी तरह से कार्य करने की प्रेरणा प्राप्त होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संगठन के सामूहिक प्रयास हैं उन सामूहिक प्रयासों को नेता के द्वारा गतिशीलता प्रदान की जाती है और जब उन सामूहिक प्रयासों को गतिशीलता प्राप्त होती है तो जो कर्मचारी वर्ग है वो संतुष्ट होता है उस उपक्रम से और इस तरह से उस कर्मचारी वर्ग के संतुष्ट होने से एक अच्छे ऑर्गेनाइजेशन का विकास होता है और कर्मचारी उस उपक्रम को छोड़ करके बार बार नहीं जाते हैं और संतुष्ट कर्मचारी उस उपक्रम को हमेशा उन्नति के शिखर तक पहुंचाते हैं। और इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपक्रम में अच्छे वातावरण का निर्माण होता है, उच्च स्तरीय सहयोग एवं विश्वास की प्राप्ति होती है और अनुशासन का भी स्वतः विकास होता है। और जब अनुशासन का स्वतः विकास होगा तो संतुष्ट कर्मचारी वर्ग का विकास होगा और वो अपने नेता से संतुष्ट है, नेता उनके लिए आदर्श है, तो इस स्थिति में उन कर्मचारियों में उच्च मनोबल का निर्माण होता है और वो अपने उपक्रम के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जो ऐसा
ऐसा नेता होता है, ऐसा उपक्रम होता है, तो वो उपक्रम हमेशा प्रगति की ओर जाता है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि उद्यमी में नेतृत्व क्षमता का होना आवश्यक है, तभी वह अपने उपक्रम को उन्नति के शिखर पर पहुंचा सकता है। थैंक यू।